मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साला डिजिटल उर्दू पर आप सबका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो वाक़ई में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उर्दू सहाफ़त और ख़ुसूसन कॉलम निगारी का एक ऐसा मोतबर नाम जिसने मुसलसल 15 साल से बग़ैर थके अपने अफ़कार से अपने क़ारीन को सोचने पर मजबूर किया है। जनाब आज़म शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है। मैं बताती चलूँ हमारे नाज़रीन को कि पिछले हफ्ते ही आपके 750वें कॉलम का नंबर पार किया है, इस नंबर को अबूर किया है आपने। सब इस पर भी आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे शुरू इस बात से करूंगी कि डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब ने लिखा है अपने मजमून में कि ये कॉलम महज एक कॉलम का तवील सफ़र नहीं बल्कि एक फ़िक्री सिलसिले की पायदारी की नादिर मिसाल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये वाकई कोई पायदारी की मिसाल है या कोई ऐसी जद्दोजहद है या कुछ ऐसा दबाव है जो अक्सर अनकहा रह जाता है? जी, इसमें जिस तरह आपने सवाल में जिन नुकात की तरफ इशारा किया सारी चीजें इसमें शामिल हैं जी। तो महज ये लिखने के लिए जिस तरह से फिल अप द ब्लैंक्स का जो मामला होता है, भर्ती का वैसा काम नहीं है। तो इसमें एक ऐसा ये पड़ाव है कि हर हफ्ते वो छपता, हफ्ते में एक दिन तो है ही, और आपको कम से कम एक या 2 दिन कबल उसको तहरीर में कलमबंद करना पड़ता है। बट मुझे ये एहसास रहा है कि जो आप लिखने वाले हैं और क़ारीन की खिदमत में आप हाजिर होने वाले हैं आपके कालम के तवस्सुस से, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जर्नी है कि आप मुसलसल अलग अलग काम करते हुए भी, अलग अलग मसरूफियात में मशगूल रहते हुए भी वो मौजू, उसकी तलाश और जस्तजू आप में जारी रहती है। बेशक। और ऐसा है कि हर कोई जो हम लिखते हैं वो उनके ख्याल में भी रहता है, वो ख्याल उनको भी छू कर जाता है, मगर ये सभी के पास जो आम सा तासुर होता है उसको हम अपने मुशाहिदात से जोड़कर, अपने तजुर्बात से जोड़कर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी अपनी बात क़ारीन तक पहुँचे, बिल्कुल रास्त तरीके से पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जो बात है वो बिल्कुल दस्तक दे उनके जहनों पर और मेरी बात उनके दिल में उतर जाए, ऐसी मेरी ये कोशिश रहती है। बहुत खूब। 15 साल मुसलसल 15 साल और 750 कॉलम। जी। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि एक मोनोटनी आ गई है इसमें, या फिर कोई ऐसे अफकार जो रिपीट हो रहे हैं, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए? जी, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। मैंने हर बार ये ख्याल रखा है कि इसमें एक मोनोटनी ना हो बल्कि होमोजेनिटी हो, उसमें ख्याल की जो एकसानियत है वो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वाक़ियात बदलते रहते हैं, नज़रियात बदलते रहते हैं, और जिस तरह से हालात अपनी रफ्तार से बदलते रहते हैं कि एक हिस्सास कालम नवीस को ज़रूरी पड़ जाता है, ज़रूरी होता है कि वो बदलते हुए हालात के तहत जो करंट इश्यूज़ हैं उससे अपनी फ़िक्र को मुताबिकत रखते हुए वो बिल्कुल रास्त तरीके से पूरे खुलूस के साथ और संजीदगी के साथ वो पेश करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुबल्लगाना रवैया आपका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक वसीला होता है कलम। और मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि इसमें एक यकसानी ये आ गई है कि मतलब मोनोटनी आ गई है, क्योंकि 750 कलम में हो सकता है कि एक कलम जो इससे पहले एक 10 हफ्ते पहले या 1 साल पहले लिखा हुआ, उसी से लगा हुआ, उसी से मुताबिकत रखता हुआ कोई और कलम आप लिखे हैं, मगर जो लिखे हैं वही आप रिपीट कर रहे हैं, ऐसा तो कभी मैंने महसूस नहीं किया है। बहुत खूब। अच्छा, आपकी तहरीरों पर ये भी कहा जाता है कि ये गैर जानिबदार होती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक लिखने वाले, एक आप जैसे मुफक्किर और दानिश्वर के लिए ये कितना जरूरी होता है कि आप अनबयास्ड रहे, या फिर हर लिखने वाला किसी ना किसी तरह बयास्ड होता ही है? जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि आज ज्यादातर मीडिया में और सहाफत में खुसूसी तौर पे आप देखेंगे कि आजकल एक रुझान सा चला हुआ है, जानिबदारियत जो है प्रिजुडाइज्ड तरीके से, वन साइडेड तरीके से आज हमारे पास वो चलन चल पड़ा है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। यानी वो सवाल पूछने, सवाल उठाने, अकाउंटेबल रखने की बजाय जो हुकूमत है उसी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बेशक। यानी उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल करने की बजाय उनको
जवाबदा बनाने के बजाय उन्हीं की जबान में वो बात करने लगते हैं तो वो जानिबदारियत हो जाती है। और ये तकाजा भी है सहाफत का, जिसे आप जानते हैं कि आपको गैर जानिबदार होना लाजमी है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये जो रहनुमा उसूल है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, एथिक्स हैं कि गैर जानिबदार हमको रहना है, तो उसी तरह से मैंने उसको बरतने की पूरी तरह से कोशिश की है। बहुत खूब। तो अभी आपने कहा कि माशरे में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी तरफ झुकाव को या तो मजबूर कर देते हैं या कोई ऐसी मजबूरी होती भी सच्चाई कि झुकाव हो ही जाता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपने इतने लंबे अरसे से जो है सच्चाई की तरफ कलम उठाए, आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं कि हाँ इस पर लिखना ही जरूरी है, या क्या ये कम्युनिटी से रिलेटेड है या फिर ओवरऑल इन जनरल होते हैं ये सब्जेक्ट्स? दोनों भी चीजें हैं कि इन जनरल भी अगर आप देखें तो तमाम ऐसे मामलात जिसमें हिसासियत है, तवज्जो तलब ऐसे चीजें होती हैं, उस पर लिखना लाजमी हो जाता है मेरे लिए। और इसमें जिस तरह आपने कम्युनिटी कहा, चूंकि मैं उसी से वाबस्ता हूँ, वाबस रहे मिल्लत से उम्मीदें बाहर रख, वाबस रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो पहले बात करते हैं कि जनरल इश्यूज, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, वहाँ के हालात और उसके जो हालात पॉलिसी मेकिंग के रहे हों या कोई डिसीजन के रहे हों, तो वो किस तरह एक खास तबके पर वो असरअंदाज होते हैं या किसी इनफरादी तौर पे एक फर्द पे उस तरह के उसके असरात मुरतब होते हैं, उस पर भी मेरी निगाह रहती है। उससे हटकर भी अगर आप देखें तो मुल्क में जो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमें तो बिल्कुल एक ऐसा नैरेटिव हमारे ताल्लुक से डेवलप कर दिया गया है कि हम घुसपैठिए हैं, दरअंदाज हैं। सदियों से आप इस मुल्क में रहते रहे हैं, मगर आपको मुल्क में ही, अपने वतन में ही गैर समझा जाने लगा है। तो जैसे ज़रबकारी होती है हमारे मफादात पे, उस पे भी मैं लिखता हूँ हालात के एतबार से। अभी आपको बताऊं कि हम मशरक़ वस्ता की हालत देख रहे हैं, मिडल ईस्ट की और साउथ वेस्ट एशिया की देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के मामला देखते हैं। जिस तरह से अमेरिका जो है पूरी दुनिया में ठेकेदार समझता है वर्ल्ड पीस का, मगर उस पीस को तबाह ताराज करने के लिए उसकी कारस्तानियां मुसलसल चल रही हैं। अब देखिए, खौलो अमल में तजाद रहता है, चाहे आप आलमी सतह पर देखें या कौमी सतह पर देखें या अपने कोई और, चाहे वो जिला रहा हो, कोई रियासत रही हो, तो जब भी आप देखेंगे कि खौलो अमल में तजाद है, फर्क है, करनी और कथनी में फर्क है, बिल्कुल, तो जाहिर है कि ऐसी चीजें मुझे वो तरगीब देती हैं कि इस पर मैं लिखूं। अब ट्रम्प के हवाले से जब वो आए तकरीबन साल डेढ़ साल पहले इख्तिदार पर दूसरी मरतबा, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं अमेरिका को जंगों में नहीं झोंकूंगा और मैं अमन कायम करने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज के वो बिल्कुल दावेदार भी हो गए कि मुझे आलम अमन के फरोग के लिए इनाम देना चाहिए। उसकी जिद में उन्होंने तमाम काम किए। बताया जाता है कि तकरीबन अब तक उन्होंने 8 मुल्कों पर हमले किए हैं। जो उन्होंने मासूम फलस्तीनियों पर जिस तरह की कयामत ढाई है, फिर इसके बाद अब लबनान इसराइल पर हमला कर रहा है, अमेरिका को उसकी पुष्टपनाही है, और ईरान को एक तरफ गुफ्तो शनीद चल ही रही थी, समझौते की बात हो रही थी, ईरान पर हमला, फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई, ये ऐसे मामलात हैं दुनिया के कोने कोने में जो मुबस्सिरीन है इस पर लिख रहे हैं। मैंने भी इस पर तकरीबन 2-3 कॉलम लिखे हैं। अब रही बात कम्युनिटी की, एक लिखने वाले को खास तौर पे सहाफत से जुड़े हुए कॉलम नवीस पर भी एक जिम्मेदारी उस पर आयद हो जाती है कि वो जहाँ रहता है, जिस माहौल में उसकी जिंदगी है, उसके आसपास जो हालात हो रहे हैं, उसकी भी अक्कासी, उसकी भी तर्जुमानी आप अपने कलम से लोगों तक पहुंचाएं। तो मैंने हमेशा महसूस किया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो खिदमात रही हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ रही हैं, हुसूल आज़ादी से पहले तहरीक आज़ादी में, फिर उसके बाद 1947 के बाद मुल्क की तामीर और तश्कील में जो उनका रोल रहा है, उस पर भी हमेशा से एक तरह से मनसूबा बंद तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि इन चीज़ों को तारीख से मिटा दिया जाए। NCERT की जो किताबें आ रही हैं, इसमें हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम मौलाना आज़ाद
तक का तस्करे को भी खारिज किया जा रहा है। एक आरएसएस का एक नैरेटिव बन गया है कि जिन चीज़ों से वालिहाना लगाव मुसलमानों को रहा है, जैसे कि अपने दीन से, अपने अकीदे से, अपने रसूल से और अपने अकाबिरीन से, और वो तमाम चीज़ें उन पर वो हमेशा से क्या करना चाह रहे हैं, एक तरह से हमला करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कर्नाटक में टीपू सुल्तान की तारीख को बिल्कुल तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता रहा है, चूँकि मुसलमानों से वालिहाना लगाव रखते हैं, इस लिहाज से कि वो एक अल्लाह के बंदे मोमिन से बढ़कर भी बहुत ही इख्तिरा पसंद हुक्मरान थे, मगर उन्हें हमेशा बैड लाइट में पेश किया गया है। तो ऐसी चीज़ें जब भी बयास्ड जानिबदाराना तौर पर हमारे सामने आती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मनसबी फ़र्ज़ है कि मैं इन चीज़ों को लिखूँ, और वो लोग जो इन चीज़ों को गुजरते देखकर खामोश रह जाते हैं, मैं उन्हें एक बार हाथ पकड़कर, उनकी उंगली पकड़कर खुलूस के साथ ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये हमारे साथ हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं या नहीं वो अलग मसला है, मगर हालात से बाखबर रहो। बाखबर माशरा ही तरक्की की राहों पर गामजन रह सकता है, बेखबरी गुमनामी की तरफ ले जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि आपने कहा कि आज़ादी से पहले 1947 के बाद एक अलग ही जो है मुसलमानों का नैरेटिव बन चुका है। अब खुसूसन 2014 के बाद तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। तो आप एक मुफक्किर की हैसियत से मुसलमानों की अभी क्या पोजीशन देखते हैं, उनको करना क्या चाहिए ऐसे हालात में, और वो कर क्या रहे हैं, इंक्लूडिंग दानिश्वर जो भी हमारे मुफक्किर लीडर्स जो भी हैं, वो किस मकाम पे हैं अभी इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने मुनासिबत के हवाले से बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मुझे यूँ लगता है कि मुसलमानों के हवाले से तकरीबन 12 साल से, पिछले 12 साल से ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से रास्त या बिल रास्त, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुसलमानों को मसाइल में उलझाया जाए, चाहे वो मसाइल उनके मजहब से रिलेटेड हों, माशरत से रिलेटेड हों, उनके रहन सहन से रिलेटेड हों, उनके ग़िज़ा से रिलेटेड हों, उनके लिबास से रिलेटेड हों, इन तमाम चीज़ों में उनको उलझाया जाता रहा है किसी ना किसी तरह से। मैं इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं 2-4 मिसालें आपके रूबरू पेश करूंगा कि मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों को शहरियत हासिल रहती है, मगर एक नया वावेला शहरियत तरमीमी कानून लाया गया, CAA, फिर इसके बाद NRC का मसला उठाया गया, फिर इसके बाद ट्रिपल तलाक का मसला उठाया गया, फिर इसके बाद वक्फ से जो जायदादें रिलेटेड हैं उसके बिल में तरमीम की बातें कही गई। इसी तरह से कई रियासतों ने अपने आप में एक लीड ले रखी है कि वो जो मुसलमानों के आइली मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आते हैं, जिस तरह से अहकाम इलाही और शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं, उसको उस खौल से निकालकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जोड़ दिया जाए। ये चीजें कारस्तानियां हैं हुकूमत की तरफ से। एक तरफ इंतजामिया भी आप देखें कि अदलिया हो या पुलिस हो, सब एक वन साइडेड तरीके से काम करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह अभी आपने इशारा दिया कि दानिश्वर तबका जो है मुसलमानों में, वो अपने अपने तौर पर कभी कभी अपने प्लेटफार्म से, वो तकारीर के ज़रिए हो या लिखने वाले अपने राइटिंग्स के ज़रिए से हो, या लोगों को इसके तरफ मोटिवेशन करने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने कई अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स किए हैं, तरबियती प्रोग्राम्स करे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी बातें अभी आपके रूबरू मैंने पेश की हैं, रखी हैं, इसकी मालूमात जो है सिर्फ एक पढ़े लिखे तबके तक ही महदूद होती है। वरना आप देखिएगा कि आम मुसलमान जो ठेले पे सब्जी या फल बेच रहा हो, या ऑटो रिक्शा चला रहा हो, या डेली वेज पे वो काम कर रहा हो, उसको ये तमाम चीजों की तब्दीलियों का असर नहीं होता। उसे उस वक्त समझ में आता है जिस तरह से कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जंग के नतीजे में जिस तरह से किल्लत, तब हम देखते हैं कि ऑटो रिक्शे के लिए गैस नहीं मिल रहा है, घर में किचन में पकवान के लिए गैस नहीं मिल रहा है, तब लोगों को मालूम होगा कि ऐसा हुआ है। मगर आम मुसलमान जो है अपनी ही जिंदगी के संघर्ष में, जिद्दोजहद में मुब्तला है। तो मुझे यूं लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास अक्ल दानिश की, फहम फिरासत की जो रोशनी है, उसके वसीले से वो
अपने एतबार से जब भी हस्ब ज़रूरत शऊर बेदार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जब भी मौका मिले, इसका इस्तेमाल करके उनको भी इन हालात से बाखबर रखने की जरूरत है। बिल्कुल यही कहा जाता है कि जी, जी। बिल्कुल नीचे के तबके के साथ और ऊपर वालों के तबके के साथ ये दानिश्वर ही होते हैं जी, जो जी। कनेक्टिविटी पैदा बिल्कुल, करते हैं और बिल्कुल। इनके मसाइल उन तक पहुंचाते जी हैं हाँ। और वहां का हल यहाँ तक पहुंचाने जी, की जी। सलाहियत जी रखते हाँ, हैं। बिल्कुल। अच्छा आजम साहब ये बताएं कि जी। सच लिखना जो है बहुत कड़वा होता है, पढ़ना भी उतना ही चैलेंजिंग होता है, तो इन हालात में क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको सेल्फ सेंसरशिप से काम लेना चाहिए, खुद कुछ लिख दिया हो फिर उसको सेंसर कर दिया हो, कुछ ऐसा कभी ऐसा? हाँ, मैं ऐसा है कि मैं जब रवानी में लिख लेता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं उस पर नजरसानी करता हूँ फौरी तौर पे। मैं फिर तो तस्कीर और तानीस के हवाले से ही जहाँ इस्लाह जरूरी है वो भी, और ये देखता हूँ कि कम से कम उसमें कहीं एक लफ्ज, एक जुमला ऐसा नहीं है कि वो इस तनाज़े को कोई जन्म देगा, तनाज़े का बाइस बन जाएगा। इस लिहाज से मुझे खुद ही एक सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप है कि मैं अपनी बात बिल्कुल मुतनाज़ा तरीके से हटकर, कंट्रोवर्सी से हटकर बिल्कुल आसानी के साथ अपनी बात कह सकूं। मेरे पढ़ने वालों को, क़ारीन को उलझाने की बजाय मसाइल में मैं ये कोशिश करता हूं कि भाई देखिए ये हालात हैं, ऐसे हालात में हम कहाँ हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी हमारी कोशिशें रहती है। बहुत खूब। अब जुबान की आपने बात की है तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आजकल हद्दुल इम्कान जितना हो सकता है सनसनीखेज जुबान का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अट्रैक्ट किया जा सके देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वालों को। लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा अनीस सिद्दीकी साहब के आपके मजमून पर, उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही सादा और सादगी से लबरेज मजमून होते हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है? सादगी क्या एक हथियार है या फिर कोई कमजोरी है? मैं इसको ये पूछना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ सादगी इजहार का बिल्कुल साफ सुथरा और सिंपल एक्सप्लेनेटिव फॉर्म है। सादगी जो है उसी वक्त आती है जब आप मुश्किल जो अल्फाज हैं, मुश्किल जो जुमले हैं, मुश्किल जो बयानिया है वो जहन में रखें और अपनी बात को आसानी से आप पेश करें। मगर अक्सर यूं होता है कि कई लोग तकारीर करते हुए या अपनी तहरीरों में बिल्कुल सकील से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि भाई ऐसा लगे कि पढ़ने वाला सहम जाए कि भाई क्या बेस्टिक लैंग्वेज है, कैसी बिल्कुल बलीग जबान है। जबान तो वो है जो आसानी से समझ में आए। बिल्कुल। अब जबान पढ़ने वाले को आसानी से समझ में ना आए, अब सिर्फ एक मखसूस बलीग जबान जानने वाले तबके को ही आप एड्रेस कर रहे हैं तो ये पर्पज सर्व नहीं होता। इस लिहाज से मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपनी बात को बिल्कुल अपने उस्लूब को सादगी के साथ में बयान करूं। जी, बतौर कॉलम निगार मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका फोकस किस पर होता है? क्या ये महज खबर देना होता है या फिर राय साजी करना भी होता है? जी जी, बिल्कुल आपने सही नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। एक तरफ आप आगाही भी फराहम करें, खबर भी दें, और दूसरा अपनी राय भी दें, जहन साजी भी करें, तभी तो आपने लिखने का मकसद पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल आप सिर्फ खबरें दे रहे हैं, तो इसमें आपका व्यू भी शामिल होता है, पर्सपेक्टिव भी शामिल होता है, और इसमें जो हालात हैं उसकी खबर रसानी भी इसमें होनी चाहिए। यानी एक तरफ से ये जो आप लिखते हैं वो तरसील का मामला होता है। तरसील प्रिंट मीडिया की भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी होती है, सोशल मीडिया की भी होती है। हर एतबार से मैं ये कोशिश करता हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए भी मैं अपनी बात पेश करूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। मैं इससे पहले भी रेडियो टेलीविजन से भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, और ये जो फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, ये जो मीडियम है सालार डिजिटल का है, इसके जरिए भी मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। एक मुबस्सिर के हैसियत से मैं मुख्तलिफ जायज़े तज़ियात पेश करता हूँ, मुशाहिदात पेश करता हूँ। और प्रिंट वर्शन में भी मैं पहले मेरा हर बुध को कालम सालार में अक्सर उन्वान से छपता है, फिर इसके बाद दूसरे ही दिन से यानी जुमेरात के दिन से लेकर फिर इतवार तक मुल्क के मुख्तलिफ अहम जो उर्दू के मराकिज रहे हैं वहां से भी ये कालम मुसलसल शाये होता है।
जी। अच्छा, जैसा आपने कहा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस दौर में जहाँ पे डिजिटल मीडिया जो है ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऐसे दौर में क्या आपको लगता है कि कॉलम निगारी अभी भी राय आमा पर असरअंदाज हो रही है, या फिर इसके ख़ारिज सुकड़ कर रह गए हैं, तो फिर इसका असर उतना नहीं रहा जितना आज से 20 साल पहले हुआ करता था? बिल्कुल बजा आपने पूछा कि पहले ख़ारीन का हल्का काफ़ी वसी था, अब ख़ारीन का हल्का जो है बतदरीज वो सुकड़ने लगा है, सिमटने लगा है। आप देखें कि अपनी रियासत कर्नाटक में बेंगलोर जो दारुल हुकूमत है, यहाँ पर कई अखबार हुआ करते थे, अब अखबार की तादाद भी घट गई है। उसकी अहम वजह यही रही है कि पढ़ने वालों का हल्का कम हो गया है। इन हालात में मुझे ये लगता है कि जहाँ रियासती ज़बान कन्नड़ के अखबारात ज़्यादा तादाद में हैं और अंग्रेज़ी के अखबार भी हैं, उनकी तादाद घटी नहीं है, बरकरार है। इस लिहाज से कि वो अपने आप को रीविजिट करते हैं, री इन्वेंट करते हैं और रीडिज़ाइन करते हैं, और इस तरह वो ख़ारीन को अपनी तरफ राग़िब करने की, खींचने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एक तरफ दफ्तर में बैठकर डेस्क पे काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ी हैं, उनके पास रेंज बहुत ज़्यादा है। मैंने ये महसूस किया है कि उर्दू सहाफ़त, उर्दू अखबारात का ये मामला है कि हमारे पास जो ख़ारीन है वो और अखबारात के दरमियान में फासले हैं, फासलों को पाटने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी जिस तरह से ये एक सुई होती है कि अपने अंदर से एक इन्नेट डिज़ायर होती है कि भाई अखबार हम खरीदें, पढ़ें, वैसा कॉन्सेप्ट जो है, वैसा रुझान जो है उर्दू वालों में कम होने लगा है। न सिर्फ अपनी रियासत, मुल्क गिर सतह पर आप देखें तो यही सूरत हाल है, ये एक अलमिया है। तो ख़ारीन की तादाद सुकड़ने लगी है। अलबत्ता जो प्रिंट मीडिया में चीज़ें जो शाये होती हैं, वही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी वही चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। और आज मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है कि नौजवान नस्ल जो है, यंग जनरेशन जो है, अखबार उनके हाथ में बहुत कम ही देखा जाता है, शाज़ व नादर। मगर वही अखबार अगर PDF फॉर्मेट में है तो वो अपने मोबाइल में 2 मिनट में अखबार देख सकते हैं। तो इसी लिहाज से बशमूल सालार के दीगर जितने भी बड़े अखबार हैं अपने मुल्क में, उन अखबारात का ऑनलाइन एडिशन भी होता है, और फेसबुक पे और या इंस्टाग्राम पे भी वो अखबारात होते हैं। तो ये जो डिवाइस होती है ना, ये जो मेथोडोलॉजी है, इसके जरिए से आप ख़ारीन के हल्के को बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए मनसूबाबंद कोशिशें होनी हैं। बहुत कम अखबारात हैं जो मनसूबाबंद कोशिश में शामिल रहे हैं। अक्सर तो बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि भाई उनकी दरवाजे पर दस्तक देंगे ख़ारीन, ऐसा होने से अब रहा है। बिल्कुल। अभी हाल ही में आपने उर्दू अकेडमी की तरफ से एक बड़ा शानदार सेमिनार करवाया उर्दू सहाफ़त विरासत के मजमून पर। हाँ। तो उस सेमिनार में मिसाले पढ़े गए, 8 मिसाले पढ़े गए उस सेमिनार में। तो उन मिसालों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि नई नस्ल किस तरफ रवां है? जी। बिल्कुल आपने एक सही पहलू की तरफ ये राग़िब किया है मेरी तवज्जो के उस सेमिनार जिसका आपने जिक्र किया है कि आप ही उसमें सेमिनार की नाज़िम भी रही हैं, और वो मेरी निगरानी में सेमिनार हुआ था। उसमें जिस तरह आपने कहा 8 मक़ाले पेश किए गए, उसका मौजू था कि कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त, उसकी विरासत, मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल के इम्कानात। मैंने उन 8 मक़ालों में 4 जो थे वो हमारी नौजवान नस्ल के जो प्रेजेंटर्स थे उन्होंने पेश किए हैं। तो मुझे एक तरफ प्रिंट मीडिया, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी बातें आई हैं। मुझे ये लगा है कि जिस तरह से 1861 में हमारा पहला अखबार बेंगलोर से शाये हुआ था, तब से लेकर आज तलक वो रिवायत मुस्तहकम तौर पे चली आ रही है, मगर उसमें नशोब फरास कई आए हैं। बेशक। मगर इस सेमिनार के जरिए से मुझे ये महसूस हुआ है कि हमने जो कोशिश की थी वो एक हद तक कामयाब हुई है कि जिस तरह से उर्दू पढ़ने वाले, बोलने वालों की विरासत और तारीख को गुमगुश्ता करने की कोशिशें, साजिशें होती हैं, तो हमने मौजूदा नस्ल को अब ये बावर करवाने की कोशिश की कि हमारे पास उर्दू सहाफ़त का इस तरह से रोशन माजी था। सूरत हाल आजकल बड़ी ही तशवीशनाक है,
अब आइंदा भी इसको बेहतर बनाने की क्या कोशिशें हो सकती हैं। और कई न्यूज़ पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया के अलग अलग फॉर्मेट्स में भी उर्दू सहाफ़त का तस्करा है, मगर मैंने ये महसूस किया है कि जो बात हमने एक ऑडिटोरियम में ऑडियंस के दरमियान जो की थी, वो अखबारात की रिपोर्ट के ज़रिए, जिस तरह ये आपका साला डिजिटल है, इसके प्लेटफार्म से और दीगर यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए लोगों तक बात पहुंची है कि सहाफ़त का रोल आज भी फ़ाल है, कि ये चौथा सतून है डेमोक्रेसी का। तो इसके तवज्जुह से हमको आगाही भी मिलती है और शऊर की बेदारी के लिए भी सूरतें हो सकती हैं। बहुत खूब। अच्छा, जैसा हमने उस दिन सेमिनार में सुना कि डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और नई जनरेशन जो है इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो अब जो है यहाँ हर कोई जो है सहाफ़ी बना हुआ है, यूट्यूबर हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है, जिसको मतलब कोई ज़ाब्ते या उसूल का जो है इतना पास नहीं है जितना होना चाहिए सहाफ़त में। तो इन सब शॉर्टफॉल्स के बावजूद आप नए लिखने वालों में क्या खूबी देखते हैं, और अगर कोई खामी है तो वो क्या है नए लिखने वालों में या न्यूज़ प्रेजेंटर्स में? क्या होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जहाँ आपने कहा कि हर कोई सहाफ़ी नहीं हो सकता है, उसके पास एक मिशन होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मोबाइल उठा लिया और आपने मोबाइल में कुछ जो हो रहे हैं इवेंट वो आपने कवर कर लिए, ऐसा नहीं है। मगर आपको अहम जो हमारे इश्यूज हैं उस पर आपकी तवज्जो मरकूज करनी है। और आप तरबियत याफ्ता नहीं हैं, ये अलग बात है, मगर तरबियत देने के लिए मसलन कर्नाटक में उर्दू एकेडमी ने अब तक तकरीबन 7-8 ऐसे तरबियती वर्कशॉप्स का भी एहतमाम किया है, वहाँ शामिल होना चाहिए। और कर्नाटक स्टेट मीडिया एकेडमी है, वो भी अलग अलग मौज़ूआत पर तरबियती कारगाह करती है, वर्कशॉप्स करती है, वहाँ आपको शामिल रहना चाहिए। और सबसे बढ़कर आपको ये मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो मैदान में एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के, उनका काम क्या है, वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या उनका तरीका रहा है, वो भी कम से कम देखकर सीखें, तभी तो आप बिल्कुल एक कामयाब सहाफ़ी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मजलिसी तौर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये फलाना प्रोग्राम हुआ, फलाने ने वो हमद पढ़ी, नात पढ़ी, फिर उसके बाद खैर मकदम हुआ, फिर उसके बाद शालपोशी, गुलपोशी, उसके बाद तकारीर और शुक्रिया, इससे हटकर भी काफी अलग अलग चीजें हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने तकरीबन आज से 7-8 साल पहले, ये यूं कह लीजिए कि 10 साल पहले, एक ऐसे शख्स को रेडियो के जरिए से मैंने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, जो लावारिस लाशें होती हैं, उन लाशों को अस्पताल से लेना, उनकी तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम करना, सिंगल मैन, उसका मिशन देखिए। फिर उसके बाद वो जो लावारिस लाश होती थी उसकी तस्वीर वो कई उर्दू अखबारात में देते थे कि फलानी लाश फलानी जगह पाई गई, उसको मुर्दा खाने में फलाने अस्पताल में रखा गया, पुलिस ने मुझे इतला दी तो मैंने उसका फला 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 ये काम किया है। जो रिश्तेदार हैं उसकी मजीद तफसील होनी है तो मेरे ये नंबर पे कॉल करें। शिवाजी नगर में वो PH रोड है जहाँ पर मस्जिद व्यापारियां वगैरह वगैरह, ये जो मसाजिद है, जुमा मस्जिद, वहाँ एक छोटी सी खिलौने की दुकान रखकर एक आदमी, साबूलाल, शिवाजी नगर के एरिया का आदमी था। मुझे ऐसा लगा कि ही इज फेस इन द क्राउड, ही इज अनसंग हीरो। मैंने उनको, जो जबान में आपको बात कर रहा हूँ, हम तो घरों में दक्नी जबान बात करते हैं, ये जबान का फॉर्मेट उनके पास नहीं था। मैंने बिल्कुल दक्नी जबान में उनके साथ, जो घर में इस्तेमाल होने वाली अपनी जबान बेंगलोर की है, उस जबान में मैंने उनके साथ उनसे पूछा कि तुम्हारा मिशन क्या रहा है, कब से ये काम आप कर रहे हैं, और दूसरों को आपके बाद ये फिर कौन लेगेसी फॉरवर्ड ले जाएगा, कौन ये विरासत आगे ले जाएगा। तो इस तरीके से सहाफत में सिर्फ मजलिसी फंक्शंस की रिपोर्टिंग से हटकर भी आपको इश्यूज बेस्ड चीजें आपको पेश करनी जरूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे इन दिनों में अब LPG गैस का जो काफी बड़ा इश्यू हो गया है, पेट्रोल बंक्स में कतारें देखते हैं, ऑटो रिक्शा को गैस नहीं मिल रहा है, ये ऐसे मसाइल हैं जिसमें
आम जिंदगी जुड़ी हुई है, ऐसी चीज़ों पर तवज्जो देनी ज़रूरी होती है। और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी ऑन कैमरा खुशी हो रही है कि मैं फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पास बेंगलोर में जो सालार प्रिंट मीडिया की अपनी खिदमत रही हैं, और ये जो डिजिटल जो मीडिया रहा है उर्दू में, अंग्रेजी में सालार का, ये चैनल के ज़रिए से भी इसकी जो वाइब्रेंसी है, जो इश्यू बेस्ड इसका कवरेज है, मैं समझता हूं कि इससे भी जो लोग तरबियत नहीं लेते हैं उनको इससे देखकर भी सीख कर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। जी, मैं उर्दू सहाफत के ताल्लुक से एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या उर्दू सहाफत अब भी जो है मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स को मुतासर करती है? उर्दू सहाफत, और किस तरह मुतासर करती है? जी, उर्दू सहाफत की तकरीबन 203 या 204 साल हो गए उर्दू सहाफत के हिंदुस्तान में। तो मेन स्ट्रीम की चीजें भी हम लेते हैं। आप देखिए आज ही का अखबार, उर्दू के जितने भी अखबार देखें कि जहां आप अमेरिका, इसराइल, ईरान की जो जंग चल रही है, इसकी जो चीजें हैं वो पूरे अखबार पूरे जबानों में आते हैं। और हमारा जो मुल्क का जो स्टैंड रहा है उसके ताल्लुक से भी उसमें बातें आती हैं। मुल्क में जो असरात हो रहे हैं उसकी भी बातें आती हैं। लेबनान पे इसराइल के अटैक हो रहे हैं उसकी भी तमाम चीजें आती हैं। ये है मेन स्ट्रीम कवरेज। उससे हटकर भी तकरीबन आज से मैं समझता हूं कि एक 40 साल कबल एक मशहूर सहाफ़ी, सरकर्दा सहाफ़ी जनाब शाही सिद्दीकी, जो नई दुनिया के एडिटर रह चुके हैं, उनसे मैंने सालार ही के लिए इंटरव्यू किया था। तो उन्हें कहा था कि भाई उर्दू सहाफ़त को मिली क़ियादत का रोल भी बखूबी निभाना है। बिल्कुल। आज मिल्लत की क़ियादत का एक बहरान सा है। 40 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी, मुझे आज भी वो बात पूरी तरह से बरमहल, बरजस्ता और सादिक नजर आती है कि मेन स्ट्रीम एक तरफ वो कवरेज हो गया, दूसरी तरफ कम्युनिटी को सिर्फ अपने मसाइल में उलझाने की बजाय, मसाइल का तस्करा करने के बजाय आगे का रास्ता क्या है उसके तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट में एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास कर्नाटक में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का फार्मूला रहा है। अभी एक बुनियादी तालीम के वजीर जो है स्कूल एजुकेशन के, उन्होंने ये दिया कि भाई 3rd लैंग्वेज जो होती है ना, उसके पहले 100 मार्क्स होते थे, अब उसके लिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, मलयालम, तेलुगु वगैरह वगैरह, अब उसको मार्क्स निकाल के उसको अपग्रेडिंग दे देंगे। तो 525 के जो टोटल मार्क्स हुआ करते थे SSLC के, अब वो 525 हो जाएंगे। तो इसका असर राष्ट्र तौर पर ज्यादातर उर्दू पढ़ने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले ये स्टूडेंट्स पर भी होगा। और उर्दू के हवाले से खुसूसी एतबार से उर्दू अखबारात इस इशू पे लिख रहे हैं कि ये कहते हुए कि ये एक तरह से हुकूमत दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर यह कोशिश कर रही है कि उर्दू का सफाया हो जाए तालीम से। दूसरी बात, रोजगार से जुड़े हुए जितने भी उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनकी नौकरी पर भी सवालिया निशान उठ जाता है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन रखें, फिर इसके बाद जो लेजिस्लेटर्स हैं काउंसिल के, असेंबली के, उनके साथ बात रखें और ये मामला जो है डिस्कस हो असेंबली में, काउंसिल में, फिर इसके बाद फैसला लिया जाए। तो आज के अखबारात में, उर्दू अखबारात में मैंने पढ़ा है, सालार में भी एक न्यूज आई है कि 2 अहबाब ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक मफाद आमा अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की है। अनकरीब उसके बारे में हियरिंग आने वाली है। तो ऐसे जो इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज जो राष्ट्र तौर पर हमारी तहजीब और सकाफत, हमारी तालीम और माशिरत से रिलेटेड है, इन पर भी बात होनी चाहिए। मैंने देखा है कि सिर्फ चंद अखबारात ही या 2-4 चैनल ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर बहुत से 90% जो लोग हैं सिर्फ फंक्शंस को कवर करने को ये समझते हैं कि भाई जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। उन्हें ग्रास रूट पे जो हालात हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उससे अपनी व्यूअर्स को वो पहुंचाने की उनमें जो जरूरत है उसको वो पूरा करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, पूरा करना। अच्छा, मैं अभी आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि ये जो नए कॉलम निगार हैं या फिर जो अभी अभी इस मैदान में कदम रख रहे हैं, उनको किन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने पूछा कि भाई अब
लिखने वाले को उसका मुताला वसी होना चाहिए, उसकी रीडिंग हैबिट्स कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए और उसका मुशाहिदा भी गहरा होना चाहिए। उसका मुताला और मुशाहिदा जब गहरा होगा तो वो बिल्कुल हालात का सही पर्सपेक्टिव से जायजा लेगा। अब हालात के बारे में लिखने वाला, हालात के बारे में तबसरा करने वाला, उसको जरूरी है कि हर रोज अपने आप को वेल इक्विप रखे, वेल अब्रेस्ट रहे वो बदलते हुए हालात के साथ। बिल्कुल महदूद मालूमात के साथ, महदूद मुताले के साथ वो बिल्कुल कामयाब सहाफ़ी हो ही नहीं सकता, तो कालम निगार भी बन नहीं सकता। अब जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, उस माहौल के बहते रेले के साथ आप भी अगर अपनी कालम निगारी करते हैं या सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में आप अपना काम करते हैं, तो आपका मकसद जो है कामयाब रहेगा। मगर जब तक आपका मुताला वसी ना होगा, आपके मालूमात लामहदूद ना होंगे, तब तक आप अपने काम के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब आज़म शाहिद साहब। नाजरीन, ये थे मशहूर कॉलम निगार मोहम्मद आज़म शाहिद साहब। आपने सुना किस तरह बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की। उम्मीद है हमारे क़ारीन को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबिया फ़ातिमा को इजाज़त दें। शुक्रिया।